हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में है ना, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है इन मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। तो मैट्रिक्स फॉर्म में करना थोड़ा सा इजी दिखाई पड़ता है ना, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशन है तो आप मैट्रिक्स फॉर्म से चले जाओ। उसी चीज को दूसरे टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट करके बताया जा सकता है, जिसको हम बोल रहे हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। तो जितना कुछ हमने मैट्रिक्स में किया था उसी सब को हम डिटर्मिनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको याद हो, है ना, कि आपने 10th में इस टाइप का कुछ इक्वेशन किया था, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, a1x है ना प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, याद होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। और हमें इसको जब सॉल्व करना होता था तो वहां पे आपको एक मेथड बताया गया होगा जिसको हम बोलते थे क्रेमर्स रूल, याद होगा, है ना। तो क्रेमर्स रूल हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्रेमर्स रूल किस तरीके से सॉल्व होता है ना। वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको, है ना। सेम रूल को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। सेम रूल को आप आगे क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे हमने ये चीज क्रेमर रूल्स हमने किसके लिए पढ़ा था, दो वेरिएबल के लिए पढ़ा था। जब यहाँ पे हमारे पास जो कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, इसी चीज को मैं 3 वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल के लिए भी एक्सटेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो कैसे इसको एक्सटेंड करते हैं मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। तो जनरली हमारे पास जो इक्वेशन होंगे आपके पास वो बेसिकली 3 वेरिएबल में ही होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सेम वही रूल है, क्रेमर्स रूल ही इसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लो क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल फॉर 3 अननोन, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 अननोन हो, क्रेमर्स रूल आपने 2 अननोन के टर्म्स में 10th में पढ़ा था, है ना। हम इसको 3 अननोन में इसको कन्वर्ट करके कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 वेरिएबल का इक्वेशन होना चाहिए, है ना, और 3 इक्वेशन भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे 3 इक्वेशन लिख रहा हूं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है। मैं पहला ये इक्वेशन ले रहा हूं और ऐसे ही मैं 3 इक्वेशन में लूंगा, ठीक है। a2y b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। जो मेथड आपने क्रेमर्स रूल में वहां पे लगाया था, ठीक है, उस टाइम पे आपने उसको विजुअलाइज नहीं किया होगा, लेकिन अब आप उसको डिटर्मिनेंट से रिलेट करके देखोगे तो जो आपने वहां पे कैलकुलेट किया था वो क्या था, एक्चुअली में डिटर्मिनेंट ही था, ठीक है। तो यहां पे भी मैं उसी टाइप से 3 डिटर्मिनेंट फॉर्म करूंगा, ठीक है। 3 या 4 डिटर्मिनेंट में फॉर्म कर रहा हूं। एक तो मेरा कैपिटल डी है, ठीक है। कैपिटल डी कैसे फॉर्म होगा, कैपिटल डी में फॉर्म करूंगा सारे कोफिशिएंट को यूज करके, ठीक है। सेम चीज को आप 2 वेरिएबल में अप्लाई करके आप देख सकते हो, सेम वही रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहां पे मैं पहला एक कैपिटल डी बना रहा हूं जिसमें मैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है उसको लेके मैं एक डिटर्मिनेंट फॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे आता है वो इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है हमारे लिए, है ना, उसके हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कैसे यूज करना और कैसे कैसे लिखना है बस मैं वो समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहला डी हमें क्या बनाना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। सेम टाइप का हमने वहां पे भी मैट्रिक्स में भी बनाया था, ठीक है। दूसरा मैं डिटर्मिनेंट बना रहा हूं D1 करके, ठीक है। तो अब देखो जब आप D1 बनाओगे तो D1 में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम है, ठीक है, फर्स्ट वाले कॉलम को आप इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला कॉलम क्या हो जाएगा, D1 D2 D3 और बाकी सारा कॉलम आप सेम रहने देंगे, ठीक है। तो बाकी सारा कॉलम हम सेम रखेंगे, बस पहले इसलिए मैंने इसको D1 बोला, ठीक है। वैसे ही अगर मुझे D2 बोलना होगा तो D2 के लिए मैं क्या करूंगा, D2 के लिए क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को हम फिर से सेम एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो हमारे पास सेम रह जाएगा A1 A2 A3 और थर्ड वाला भी हमारा सेम रह जाएगा C1 C2 C3। सेकेंड वाले में बस हमें क्या करना है, D1 D2 D3 डाल देना है, ठीक है।
ऐसे ही अगर मुझे D3 कैलकुलेट करना हो, ठीक है, कैपिटल D3, तो कैपिटल D3 के लिए मैं क्या करूंगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और थर्ड कॉलम को मैं फिर से क्या करूंगा, D1 D2 D3 में रिप्लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा कैपिटल D, कैपिटल D1 D2 D3 है, ठीक है। इस यहां से अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, यहां से अगर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है तो यहां से आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ये लिख देता हूं कि इफ मैं लिख रहा हूं इफ d इक्वल टू दिस, d1 इक्वल टू दिस, d2 एंड d3, ठीक है, तो मैंने सब डिफाइन कर दिया। देन x में क्या लिखूंगा, x क्या है, x मेरा इस तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो मैं इसको 3 इक्वेशन मान रहा हूं, इस तीनों इक्वेशन का कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे आप डायरेक्टली सॉल्यूशन जो लिखोगे, सॉल्यूशन क्या होगा, d1 बाय कैपिटल D, y क्या होगा, d2 बाय कैपिटल D और z क्या होगा, d3 बाय कैपिटल D। क्लियर है ना? तो यहां से देखो डायरेक्टली आप ये सॉल्यूशन लिख सकते हो, ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो ये सब किसके फॉर्मेट में, D1 D2 D3 किसके फॉर्मेट में, डिटर्मिनेंट्स के टर्म में, है कि नहीं। D1 D2 D3 किसके टर्म्स में, डिटर्मिनेंट्स के टर्म में, इसलिए हम इसको डिटर्मिनेंट वाला सॉल्यूशन बोल रहे हैं। सेम चीज हमने मैट्रिक्स के फॉर्मेट में सॉल्व किया था। तो अब अगर आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करना है तब डायरेक्टली एक्स वाई जेड इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, और ये चीज कैलकुलेट करना अब आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी होगा विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स के टर्म में। लेकिन मैट्रिक्स में जो कंडीशन है वो हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। यहां पे भी देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे भी आपके पास फिर से सेम टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा। कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा, या तो आपका डी जो है वो 0 हो सकता है या 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो कैपिटल डी जो है ना, तो केस फर्स्ट में ले रहा हूं, फर्स्ट केस में ले रहा हूं, इफ कैपिटल डी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कैपिटल डी हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और यहां से है ना, एक केस 1 में ले रहा हूं, केस 1 लिख लो, कैपिटल डी नॉट इक्वल टू 0। इसमें मैं फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं, कैपिटल डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और उसके बाद एटलीस्ट, फर्स्ट इसमें लिख लो, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 एंड D3 नॉट इक्वल टू 0, है ना। इस D1 D2 D3 में से कोई एक, एटलीस्ट वन, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या तीनों के तीनों हो सकते हैं, है ना। तो कोई अगर एटलीस्ट वन भी अगर नॉट इक्वल टू 0 है, देन क्या होगा, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। याद होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है ना, कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे सारे वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट, यूनिक और नॉन ट्रिवियल। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मतलब क्या हो गया कि 0 0 0 नहीं है यहाँ पे, है ना। तो क्योंकि एटलीस्ट यहाँ पे देखो, ये जो मैंने कंडीशन लिया हुआ है, इसमें से D1 D2 D3 में से कोई एक जो है वो नॉन जीरो है ना, और D तो ऑब्वियसली हमारा नॉन जीरो मैंने केस लेके ही चला है। क्लियर है? तो पहला कंडीशन आपके पास ये केसेस हो सकता है। और अगर मान लो कि मेरे पास पहला तो D नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर मान लो कि सारा 0 हो भी जाता है, ठीक है, इफ D नॉट इक्वल टू 0, इफ D नॉट इक्वल टू 0 एंड D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 0, मान लो तीनों 0 हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमारा सॉल्यूशन, हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा, है ना। देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यहां पे भी आप कंसिस्टेंट बोल सकते हो, लेकिन जो सॉल्यूशन की बात बोलोगे, है ना, एंड हैव सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको याद है,
देखो अगर आपका D1 D2 D3 सारा जीरो हो जाता है और डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो नहीं है तो एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और आपको याद है लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर सारे वैल्यू जीरो हो जाते हैं तो वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन इसका होता है इस टाइप में। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया जब आपका डी क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। इसी में मैं दूसरा कंडीशन ले रहा हूं, दूसरा कंडीशन इफ कैपिटल डी इक्वल टू जीरो। अगर आपका डी जो है वो जीरो हो जाए तब क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो का केस था। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू जीरो का केस था और ये d इक्वल टू जीरो का केस में ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर d इक्वल टू जीरो होगा तो अब बताओ आप क्या बोलोगे, क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा? नहीं, हमें फिर से d1 d2 d3 के बारे में सोचना होगा, है ना, हमें d1 d2 d3 के बारे में सोचना होगा। अगर इसी में फर्स्ट कंडीशन ले लेता हूं मैं, इफ d इक्वल टू जीरो एंड at least one of d1 d2 d3 is not equal to जीरो, है ना। इस तीनों में से अगर कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो भी हो जाए और डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। देन गिवन, है ना, क्योंकि वो इंफिनिटी हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। एंड इनकंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर है, इसका कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। और इसी का सेकेंड केस, अगर आपका डी जीरो हो और d1 d2 d3 तीनों जीरो हो जाए, है ना, एंड d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो हो जाए, तब हम यहां पे क्या बोलेंगे। यहां पे आपको एक्चुअली में चेक करना पड़ता है, यहां पे आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि क्या कंडीशन होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक कंडीशन यहां पे हम लिख सकते हैं। देन लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इस टाइप के कंडीशन में आपको चेक करना पड़ता है। देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट होगा, एंड हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट और आपको इसी में ध्यान रखना है कि एक और कंडीशन में आपके पास सेम चीजें निकल के आती है। ठीक है, एक और चीज यहां पे सेम चीज निकल के आती है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो आपको क्वेश्चन एक्चुअली में देखना पड़ेगा। ठीक है, इन केस, ठीक है, इन केस लिख लो a1x प्लस a2y प्लस a3z इक्वल टू d1। ठीक है, यहां पे मैं तीनों में लिख रहा हूं। यहां पे मैंने इक्वेशन किस फॉर्मेट का लिया था, a1 b1 c1 करके लिया था। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में ले रहा हूं, a1 b1 c1 a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये हमारा इक्वेशन था। अगर ऐसा इक्वेशन हो, ठीक है, और इस इक्वेशन में अगर ये पैरेलल प्लेन्स हो, ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स पैरेलल प्लेन। ठीक है, तो पैरेलल प्लेन है या नहीं वो आपको चेक करना आता है। ठीक है, पैरेलल प्लेन्स। देन ऑल्सो इस केस में भी क्या होगा आपका, d इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 इक्वल टू जीरो, है ना। इस केस में भी आपका अगर पैरेलल प्लेन नहीं है तो इस टाइप का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल प्लेन हो जाता है तो इस केस में भी आपको देखो सेम टाइप का सॉल्यूशन मिल रहा है। d तो ऑलरेडी हमने ये वाला जीरो लिया हुआ है ना, और d3 d4 सारा हमारा यहाँ पे जीरो है। सेम टाइप का कंडीशन आपका यहाँ पे फिर से आता है ना। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे, बट सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इज
इनकंसिस्टेंट, इस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, एंड हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्लेन पैरेलल है या नहीं, वो आप इजीली देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको देखने में। ठीक है, तो वो दिख जाएगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट मेथड है हमारा सॉल्व करने का। क्लियर है, तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन का सॉल्यूशन बता सकते हो। और ये जो हमने सॉल्यूशन सॉल्व किया है, ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन, ये कौन सा इक्वेशन है, ये कौन सा इक्वेशन है, ऊपर में लिख लो आप, है ना, ये कौन सा इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस। ये क्या है, नॉन होमोजीनियस। लास्ट क्लास में आपको होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस बताया था, है ना। तो ये नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल वाला जो पार्ट है ये तीनों जीरो नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस वाला पार्ट में इक्वेशन होता है तो कैसा हमारा होगा, और उसमें हम कैसे डिटरमिनेंट से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी का सेकंड पार्ट लिख लो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसी का नेक्स्ट पार्ट है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हम लीनियर ही पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और ये लीनियर इक्वेशन यहाँ पे आपको किस टाइप से दिखाई पड़ेगा, सेम उसी फॉर्मेट का, है ना, बस इक्वल टू उस तरफ क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 होगा, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास तीन होमोजीनियस इक्वेशन है। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भी फिर से दो केसेस हो सकता है। फिर से हम यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आपको कोई डेल्टा पूछता है तो इसमें आप डेल्टा क्या लिखोगे, है ना, तो डेल्टा तो इसमें सेम वही होगा। देखो डेल्टा वाला कंडीशन सेम है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। ठीक है, और अगर आप d1 कैलकुलेट करोगे तो d1 में हम क्या करते थे, याद है, इस वाले को फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करते थे। और देखो फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस करोगे तो सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कि अगर सारा एलिमेंट जीरो हो गया तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहां से आप देख पाओगे कि d1 d2 d3 यहां पे आपका बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो आता है ना, यहां से आपका बाय डिफॉल्ट ये जीरो आता है। अब डिपेंड करता है आपका जो x यहाँ पे सॉल्यूशन आप क्रिएट करते हो, है ना, यहाँ जो आप x निकालोगे तो x क्या लिखेंगे, d1 बाई डी, है ना, y क्या होगा d2 बाई डी, इस टाइप से। तो अब डिपेंड किस पे करेगा, इस d की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, किसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इस वाले के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से केसेस ले रहा हूं। ठीक है, अगर मैं फिर से केसेस ले रहा हूं और फिर से केसेस क्या होगा, इफ d नॉट इक्वल टू जीरो, अगर d नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इफ d नॉट इक्वल टू जीरो तो x हम क्या लिखते थे आपको याद होगा, d1 बाई डी, d2 बाई डी और z d3 बाई डी। डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो नहीं है लेकिन ऊपर वाला टर्म जीरो है ना, और ऊपर वाला टर्म जीरो है तो बाय डिफॉल्ट इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो इज ओनली सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, ओनली सॉल्यूशन होगा, है ना। और ओनली सॉल्यूशन होने के लिए, और ये सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि जीरो जीरो है। ठीक है, ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसी में आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, सेकेंड वाला, इफ कैपिटल D इक्वल टू जीरो, देन क्या होगा, देन आपको क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। देन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर आपका D की वैल्यू ही जीरो हो जाती है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक्चुअली में यहां पे आपको कितना मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है ना। तो इस वाले चीज में क्या होता है कि आपका इक्वेशन क्या होता है, एक्चुअली में कंसिस्टेंट होता है। क्लियर है,
तो कंसिस्टेंट का एक कंडीशन ये भी होता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे, है ना, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि कंसिस्टेंट का बताओ क्या होगा, ठीक है, जिस टाइप से ये इक्वेशन दे दे आपको, है ना, तो इसी में आप एक पॉइंट नोट बना के लिख लो, इफ, ठीक है, इफ लिख लो, इफ एक्स वाई जेड are not all zero, are not all zero, the condition for a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, a3x plus b3y plus c3z equal to 0, be consistent in xyz is that, है ना, तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका कंडीशन होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट वाला कंडीशन याद रखना कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन है और आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो कंसिस्टेंट के लिए आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट आप यहाँ पे इक्वल टू 0 करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट मेथड से हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, और आपको मेथड बताया कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप सॉल्यूशन तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप करके देख पाओगे कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो ये सब पार्ट थोड़ा सा इजी है, डिटर्मिनेंट मेथड से भी सॉल्व करो और जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों मेथड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा जो एक पार्ट आपका बाकी था, है ना, जो लास्ट क्लास में या पहले के क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वगैरह सीखा था, है ना। तो डिटर्मिनेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो डिफरेंशिएट डिटर्मिनेंट को भी कर सकते हो, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी शायद दिया हुआ है ना। तो आपको लास्ट में एक्सरसाइज में मिसलेनियस में आपको ये मिलेगा, वहां पे देखना कि आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का मेथड आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखो डेरिवेटिव ऑफ लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। हमें पता है कि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर होता है ना। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने के दो मेथड हैं। अगर मान लो कि हमें एक डिटर्मिनेंट डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है, डेल्टा अगर मान लो हमें ये दिया हुआ है, एक हमने ले लिया इस टाइप से, मान लो यहां पे हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ठीक है, के एक्स एल एक्स एम एक्स, ठीक है, और यहां पे कुछ भी मान लो पी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स। मान लिया कि सारा एलिमेंट क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, सारा एलिमेंट आपका वेरिएबल है। तो यहां पे जब डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व, तो इसको डिफरेंशिएट अगर हमें करना है तो इसका डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मेथड है कि या तो आप पहले डिटर्मिनेंट को क्या कर लो, ओपन कर दो, है ना। डिटर्मिनेंट को आपको ओपन करना आता है, अगर प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो आप प्रॉपर्टी यूज करके इसको ओपन कर दो और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो। तो एक मेथड तो हुआ, लेकिन वो मेथड हमें हमारा क्या है, लेंदी है, ठीक है। दूसरा मेथड है कि अगर हम डिटर्मिनेंट को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, हर एक एलिमेंट क्या है हमारा, एक्स का फंक्शन है। तो इस टाइप से अगर आप डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में ही डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या होगा, एक टाइम पे आप ओनली एक रो या एक कॉलम को ही इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है, आप एक टाइम पे एक रो या एक कॉलम को ही इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, है ना। आपको
इंटीग्रेट नहीं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएशन करना है तो एक टाइम पे आपको एक रो या कॉलम को ही करना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे किस में करना है। तो मान लो मैं यहां पे कॉलम में डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो कॉलम में डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो अलग अलग आप इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन बाकी किसी भी पार्ट को आप कुछ भी हार्म नहीं करोगे, है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, कुछ भी इसमें डिफरेंशिएट नहीं करोगे, है ना। और ये पहला हो गया। अब उसी तरीके से आपको हर एक रो में 3 बार ये चीज करना पड़ेगा, तो एक टाइम पे एक रो या कॉलम में ही अगर आपको करना है, ठीक है, तो सेकेंड वाले में जाएंगे तो पहले वाले को हम सेम रखेंगे, ठीक है, और दूसरे वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा k डैश एक्स l डैश एक्स और m डैश एक्स, ठीक है, और इसको मैं px qx rx को मैं सेम रखूंगा, ठीक है। और इसमें जब करना होगा तो मुझे फिर लास्ट वाले को भी डिफरेंशिएट करना होगा, है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों तो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंशिएशन का ये रूल होता है, और आप ओपन करके देखोगे तो आपको ये रूल समझ में भी आएगा, है ना। तो p डैश एक्स, q डैश एक्स और r डैश एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव कैसे करना है समझ में आ रहा है ना। तो इसको पॉइंट बना के आप लिख लो, ठीक है। डिफरेंशिएशन इनडिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं, इनडिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन कैन बी डन only in a single row or column, single row or column, है ना, one at a time, ठीक है। और इस तरीके से हमें एडिशन करना है, क्लियर है। तो अगर आप रो से करना चाहो तो रो से कर सकते हो, आप कॉलम से चाहो कि मुझे कॉलम में करना है तो पहले इस कॉलम को करेंगे, बाकी दोनों को सेम रखेंगे, ठीक है, प्लस दूसरा डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसमें बाकी दो को सेम रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस थर्ड वाला करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को सेम रखेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहां पे समझा दूं कि मान लो मैं यहां पे एक डिटरमिनेंट ले रहा हूं इस तरीके से, ठीक है, कभी कभी इस तरीके से वो पूछ लेता है, वैल्यू आपको दे देता है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो जैसे मान लो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे एन, और इसी को आप एक पॉइंट बना के लिख लो, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ क्वेश्चन, इसी को आप एक पॉइंट बना के लिख लो। देखो इसको, अगर मान लो कि मेरा डिटरमिनेंट में सिर्फ एक ही रो में मेरे पास वेरिएबल है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, ठीक है, और बाकी सारा हमारा कांस्टेंट का टर्म है ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब अगर मुझे डी डेल्टा बाय डी एक्स करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे देखो सिर्फ एक ही बार आपको करना पड़ेगा, 3 बार मुझे क्यों नहीं करना पड़ा यहाँ पे, एक्चुअली में मैंने 3 बार किया लेकिन बाकी दोनों की वैल्यू मेरे पास 0 हो गई। क्यों 0 हो गया आपको समझ में आ रहा है क्या, देखो पहले बार मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, बाकी सबको सेम रखा, दूसरे वाले में जब मैं प्लस लिखूंगा तो पहला कॉलम मेरा सेम रहेगा, पहला रो मेरा सेम रहेगा, दूसरा वाला क्योंकि कांस्टेंट है तो सारा टर्म आपका क्या हो जाएगा 0 0 0 और बाकी तीनों सेम रहेगा। एक रो 0 हो चुका है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और सेम तरीके से आपका थर्ड होगा, है ना। तो ये अगर बाकी एक रो या एक कॉलम में अगर आपका सिर्फ क्या हो, एक रो या एक कॉलम में अगर आपका वेरिएबल हो तो आप उस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे सकता है कि डेल्टा आपको दे दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, ठीक है, यहाँ पे 2 3 1 1 2 3 इस टाइप से कुछ दे दिया, और बोल रहा है फाइंड डी डेल्टा बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, है ना, ये हमें करना है। तो हमें करना क्या होगा एक्चुअली में, इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि बाकी सारा टर्म देखो क्या है कांस्टेंट है, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, रो में करूंगा, है ना। तो डेल्टा डी बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी
है ना। पहला क्या हो जाएगा 2x और फिर मैं x के इक्वल टू 1 पुट करता जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 2 3 1 1 2 3, ठीक है। और डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना होता है, इसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट हमें इसमें इस तरीके से करना होता है, ठीक है। दूसरी चीज है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूं इसका 2 पार्ट में, इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको, है ना। फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूं इफ ओनली वन रो और कॉलम हैज अ वेरिएबल, ठीक है। जैसे डेल्टा मैं ले रहा हूं यहां पे और डिटरमिनेंट में एक ले रहा हूं आपको इस तरीके से, फिर से वही एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स ले लिया, ठीक है। और बाकी मैं ए बी सी डी ई एफ टाइप का ले रहा हूं, ठीक है। और हमें करना क्या है, हमें यहां पे इस एफ एक्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्या करना होगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन में हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है। यहां पे देखो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेशन में देखो क्या है, यहां पे हमारे पास एक ही रो या एक ही रो में मेरे पास क्या है, यहां पे वेरिएबल है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ एक ही रो को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक ही को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सिर्फ फर्स्ट रो में है तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ फर्स्ट रो को इंटीग्रेट करूंगा। तो अगर मुझे इंटीग्रेट करने के लिए इसको बोलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखो। तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई बोलता है कि मान लो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, किसी भी टाइप का इंटीग्रेशन हो फर्क नहीं पड़ता, मान लो मुझे ए से बी डेल्टा डीएक्स करना है, ठीक है। तो ये मैं क्या लिखूंगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, है ना, ए टू बी जी एक्स डी एक्स और ए टू बी एच एक्स डी एक्स, ठीक है। और बाकी सारे टर्म को आप सेम रहने दो, ए बी सी डी ई एफ, है ना। बाकी में आपको कोई चेंज नहीं करना, बस चेंज सिर्फ इसी में होगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट इसी का, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, कर पाओगे आप इंटीग्रेशन, आपको सब कुछ पता है, बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सेकेंड पॉइंट इफ मोर देन वन रो, सेकेंड लिख लो, इफ मोर देन वन रो और कॉलम, मोर देन वन रो और कॉलम आर फंक्शन ऑफ एक्स, आर फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है देन हमें क्या करना होगा, देन फर्स्ट एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, फर्स्ट एक्सपेंड द डिटरमिनेंट, फर्स्ट एक्सपेंड द डिटरमिनेंट देन इंटीग्रेट इट, ठीक है। इसके बाद आपको इंटीग्रेट कर, इसमें कोई रूल नहीं है ना। तो इसमें आपको पहले ओपन करना पड़ेगा फिर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देन इंटीग्रेट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहां पे ये मेथड यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव भी हमें पता चल गया, ठीक है। डिटरमिनेंट का हमें डिटरमिनेंट को हमें कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी हमने देख लिया, है ना। तो ये दो चीजें हमें समझ में आ गई, बस यही लास्ट पार्ट था, बाकी आप सब कुछ ऑलरेडी आपको पता है ना, कि कैसे हमें सॉल्व करना होता है और क्या करना होता है ना। बाकी सारा पार्ट आपका ऑलरेडी किया हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे बस लास्ट पॉइंट ये लिख लो कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है ना, अगर या हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, एक पॉइंट बस लिख लो, ये बस एक पॉइंट बस ऐड कर लो इसमें, ठीक है। ये आपको इक्वेशन इस टाइप से मिलेगा कभी कभी, ठीक है, ठीक है। इफ बाय
putting if by putting double t if by putting x equal to a, if by putting x equal to a in the determinant, है ना, डिटरमिनेंट मान लो हमारा कोई x का फंक्शन था और उस डिटरमिनेंट में मैंने x इक्वल टू a या कोई भी एक कांस्टेंट मैंने x की जगह पे पुट किया, ठीक है ना, इन द डिटरमिनेंट and the value of determinant vanishes, है ना, then the value of determinant vanishes, then क्या होगा, then x minus a is the factor of that determinant, ठीक है। तो अगर ऐसे, ये तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है ना, तो बस ये डिटरमिनेंट का फॉर्मेट में होता है, तो वहां पे एक्चुअली में ये चीज दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। कभी कभी, है ना, तो ये चीज आप देख लेना, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट की कोई वैल्यू पुट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से दिया रहता है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा आपको कभी कभी देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है इस टाइप से, ठीक है। यहां पे मान लो हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना, एक्स क्यूब प्लस 2x, एक्स की पावर 4 प्लस 3, है ना, वहां यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, ठीक है, 5 है, 4 है, 2 है, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो x की कौन सी पावर जनरेट होगी मेरे पास, x की पावर 4 जनरेट होगी, ठीक है। तो ये चीज लिखा हुआ है कि अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो, ठीक है। तो देखो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, नेटवर्क चला गया था, है ना। तो देखो अगर मान लो कि हमें एक डिटरमिनेंट इस तरीके से दिया हुआ है ना, और इसमें आपके पास ये फर्स्ट रो में आपके पास ये x की पावर 4, x की पावर q इस टाइप से टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा, है ना, इस टर्म को अगर आप एक्सपेंड करते हो तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो x की पावर 4 का हाईएस्ट टर्म जनरेट होगा, ठीक है। और x की पावर 4 को जनरेट करेंगे तो इस टाइप से x की पावर 4 का कुछ कोफिशिएंट होगा, एक्स क्यूब का टर्म होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, एक्स का होगा और एक कांस्टेंट का टर्म होगा, ठीक है। इस टाइप से हमें टर्म दिया हुआ है। अब अगर कोई मुझसे ये पूछता है, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि बताओ इस क्वेश्चन में अगर मुझसे कोई, और ऐसा ही आपके यहां पे मान लो x की पावर n का कोई टर्म हो, तो ये पॉलिनोमियल आपको x टू द पावर n के फॉर्मेट का दिखाई पड़ेगा, है ना। कोई मुझसे ये पूछता है अगर कि ये बताओ, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a4, ठीक है। कोई आपसे ये पूछता है यहां पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a4 आप कैसे निकालोगे, a4 कौन सा टर्म है, देखो ये कांस्टेंट वाला टर्म है। तो a4 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये सोचो कि अगर आपको ये इक्वेशन सिर्फ दिया होता और इसमें अगर आपको a4 निकालना होता तो आप इसमें क्या करते, मैं x की जगह पे क्या पुट कर देता, 0 पुट करता, है ना। तो देखो अगर आप इसमें x की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, सिर्फ a4 बचेगा, है ना। तो अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 पुट करूं, है ना, राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो a4 हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। तो x की वैल्यू a4 हमें कैसे मिलेगा, a4 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 0, दिख रहा है क्या, और x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a4 आपका क्या बन जाएगा, देखो 135 024 312। देखो मैंने इस तरफ भी 0 पुट किया, इस तरफ भी 0 पुट किया, इस तरफ पुट किया तो मुझे a4 मिल गया, इस तरफ पुट किया तो मुझे ये वैल्यू मिल गया। इसको सॉल्व करके हम a4 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, इजी है, समझ में आ रहा है। अगर मान लो सेम तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a3, अगर आपको a3 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे। तो अब a3 निकालने के लिए हमें यहां पे x का टर्म नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, याद होगा, है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको बाइनोमियल में भी आया था, है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन बाइनोमियल में आया था, जहां पे हमें
हर एक टर्म कैलकुलेट करने का ट्राई करना था, तो वहां पे हम डेरिवेटिव का टर्म सोचते थे। यहाँ पे भी आपको सेम सोचना है कि अगर आपको a3 निकालना है तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, अगर मैं इसको डेल्टा मान लेता हूं तो a3 निकालने के लिए हमें क्या करना, क्या है, डी डेल्टा बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू डी, है ना। और क्योंकि देखो एक ही रो में आपके पास वेरिएबल है तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन वो इस टाइप से देगा कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, है ना। तो डी डेल्टा बाय डी एक्स कैलकुलेट करना और कहां पे, एक्स इक्वल टू 0 पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या, है ना। ये वाला मैंने कैसे निकाला, a4 मैंने कब निकाला, डेल्टा ऑफ 0 मैंने कैलकुलेट किया, है ना। ये डेल्टा ऑफ x का अगर मैं इसको फंक्शन बोल देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा इजी होगा आपको समझने में, ठीक है। इसको मैं डेल्टा ऑफ x का एक फंक्शन बोल देता हूं, है ना। तो ये मेरा डेल्टा ऑफ है, तो ये f ऑफ 0 की वैल्यू है ना। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता कि a2 की वैल्यू बताओ, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a2, तो हम क्या करते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। a2 करने के लिए हमें क्या करना होगा, a2 के लिए हमें इसी फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो डेल्टा ट्वाइस एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं सेम वही मेथड है, और लास्ट में x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्लियर है। अगर कोई मुझसे ये पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है, a1 प्लस a2 प्लस a3, है ना, a0 से लेके a4 तक है, ठीक है। तो a0 भी कर लो, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, समझ में आ रहा है क्या। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप क्या पुट करोगे कि आपको a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 मिल जाए, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो यही x की वैल्यू हमें 1 इस तरफ भी पुट करना होगा, है ना। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, f डेल्टा ऑफ 1 कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ऐसे ही आपसे ऑल्टरनेट टर्म पूछा जा सकता है, जितना कुछ आपने बाइनोमियल में किया था सेम उस टाइप से यहाँ पे टर्म जनरेट किया जा सकता है ना, और टर्म यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस a4, ऑल्टरनेट टर्म। तो ऑल्टरनेट टर्म के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा ऑफ -1 कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। सेम ही चीज तो है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो दोनों तरफ हम इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, तो ये चीज सही होना चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट में इस टाइप का क्वेश्चन फॉर्म होता है ना। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होता है ना, और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते हैं। बस आपको थोड़ा सा सही तरीके से सोचना है, सही डायरेक्शन में सोचना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने और कैसा क्वेश्चन हमें मिलेगा। बाकी आप उसके शीट लगाओगे, है ना, तो शीट आप लगाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं, है ना, एनसीईआरटी बुक में भी आपके पास क्वेश्चन है बहुत सारे, तो उस क्वेश्चंस को भी हम ट्राई करेंगे, है ना। लेकिन साथ ही साथ हमें जो आपका जेई वाला शीट मिला है ना, जेई वाले शीट को भी ध्यान रखना, तो उस शीट को भी हमें कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस वाला पार्ट कंप्लीट करो। आप एनसीईआरटी बुक से आप एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला एक्सरसाइज है, जो कि अब सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम पर्पस के, जेई के पर्पस से करना है। ये सब क्वेश्चन कर लोगे तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएगा नहीं, वहां पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन होगा, शीट में आपको दिया होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.6 अब आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज 4.6 एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन आप क्या करो, 4.6 एंड मिसलेनियस के क्वेश्चन आप ट्राई करो, ये सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी बचा हुआ वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, प्रैक्टिस करोगे, जिसमें डाउट आएगा उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, है ना। इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट सारा पार्ट कवर हो चुका है जेई सिलेबस का। एक चैप्टर बचा हुआ है, कौन सा,
लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये इस वाले पार्ट का प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक ही चैप्टर बचा है और वो चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग जेई के सिलेबस में उससे कभी क्वेश्चन आया नहीं है वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे अच्छे से। बोर्ड के पर्पज से देखोगे तो उसमें से कुछ पार्ट हटा दिया गया है, तो वहां से आपको जितना पार्ट हटा दिया गया उतना पार्ट हम लोग कर लेंगे, और जेई वाला पार्ट भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आप समझ जाओगे क्यों कम आता है जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो वो वाला पार्ट हम लोग कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक आप ये चैप्टर 4 कंप्लीट करो, फिर हम लोग इसको आगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, आगे जब हम लोग फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग उस वाले में लीनियर प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आप ये चैप्टर वगैरह कंप्लीट करो, जो डाउट होता है वो सब पूछते रहो, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप ये वाला पार्ट कंप्लीट करो, ओके।